मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 एसएसटी हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे जो यूरोप में हुआ, जिसमें हम लोगों ने फ्रेंच से जुड़े हुए सारे बातें हम लोग पढ़े। और लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो थे वो ऑरिजिनेट हो चुके थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1830 टू 1848 का जो समय काल जो था, ड्यूरेशन जो था, वो रेवोल्यूशन से भरा हुआ था। यानी कि नेशनलिज्म जो आया तो बहुत सारे कंट्रीज में जो है रेवोल्यूशन की जो फीलिंग है उसको ऑरिजिनेट किया। तो 1830 टू 1848 जो है हमारा रेवोल्यूशन से ही जुड़े हुए समय है, जिसमें पहला जो रेवोल्यूशन है जुलाई रेवोल्यूशन। अब आप लोग को ये याद होगा कि 1815 वाटरलू के वार के बाद जो है जो हमारे कंजर्वेटिव जो थे लोग वो पूरे वर्ल्ड के नक्शे को जो है पूर्ण रूप से बांट चुके थे लोग, और उन्हीं के द्वारा बर्बन डेंसिटी का फिर से जो है रिस्टोरिंग किया गया था। तो ये जुलाई रेवोल्यूशन जो है फ्रांस में जो हुआ उसका सबसे बड़ा मुख्य जो कार्य था यही हुआ कि बर्बन किंग वाज ओवरथ्रोन, फिर उसको जो है हटा दिया गया। जो कंजर्वेटिव द्वारा जो है बर्बन डेंसिटी को जो फिर से जो ऑरिजिनेट किया गया था उसको इनके द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेटअप। वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे कि आप लोग को याद होगा, अगर क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि जब वहाँ पे जब राजा करते थे तो फिर जो वहाँ पे जो असेंबली का जो गठन किया गया था तो उसके बाद फिर एक वहाँ पे लाया गया सिस्टम जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा राजा जो संवैधानिक हो, यानी कि एक रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा, वो राजा है लेकिन वह भी कार्य जो है वह रूल रेगुलेशन के आधार पे ही करेगा। तो ये चीज लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया गया, और वहाँ का जो हेड है वह लुई फिलिप्स को जो है वहाँ पे फ्रांस का राजा बना दिया गया। तो यह हमारा फर्स्ट रेवोल्यूशन रहा। अब ये देखिए जो जुलाई रेवोल्यूशन जो है वह स्पार्क आउट हुआ और कहाँ पहुँच गया, ब्रुसेल्स पहुँच गया। तो वहाँ पे भी रेवोल्यूशन हो गया। अब ब्रुसेल्स में रेवोल्यूशन हुआ तो उसका क्या हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स हुआ वहां पर हमें रिजल्ट मिला देखने के लिए कि बेल्जियम जो था वह जो पहले यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड का जो एक हिस्सा हुआ करता था वो वहां से सेपरेटेड हो गया। यानी कि बेल्जियम जो है वो सेपरेटेड हो गया, अलग हो गया नीदरलैंड से। तो ये भी एक रेवोल्यूशन को वहां पे ये रिजल्ट के रूप में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो रेवोल्यूशन जो था वो ग्रीक में हुआ था। अब देखिए ग्रीस जो है वहां पर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रगल जो है इंडिपेंडेंस के लिए स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ था, 1821 में। जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821 इन ग्रीस। अब देखिए ग्रीस में जो है इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चालू हो गया। अब ये इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल तो आप सभी लोग समझ सकते हैं, हम लोग खुद जो है इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया हुआ है। तो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल मतलब क्या होता है कि इंटरनल में जो है ग्रीस के लोग जो है वहाँ की जो डेंसिटी थी उसके खिलाफ जो है वह स्ट्रगल करने लगे। और इस स्ट्रगल में बहुत सारे उन लोगों को जितने भी पब्लिक के लोगों को सपोर्ट प्राप्त हुआ, वेस्टर्न यूरोप के लोगों का आर्टिस्ट जो थे, पोएट जो थे, उन सभी लोग का जो है वह सपोर्टिंग वहाँ पे देखने को हमें मिला। अब देखिए ये कैसे ग्रीक वार जो है वह किस तरह से लास्ट होता है। तो 1832 में कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइन हुआ, ट्रीटी जो हुआ, उसके द्वारा जो है उसका जो है एथी किया गया, ट्रीटी किया गया, जिसके द्वारा ये खत्म किया गया। और वहां पर हम देखेंगे कि ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जो है वह डिक्लेयर किया गया। तो अभी तक हम लोग 3 जो है रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट रेवोल्यूशनरीज का नाम है, तो अभी तक जो हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो हम लोग का है जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि ये जो रेवोल्यूशन जो था, अलवेज जब भी हम लोग रेवोल्यूशन का नाम लेते हैं तो हम लोग को ऐसी माइंडसेट होती है कि निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ सेटिंग टाइप की दंगा या फिर हो सकता है कि किसी को मारपीट, एक जो है दूसरे के ऊपर जो है अत्याचार करके उसको अधिकार करना। लेकिन इन सभी के अलावे भी एक ऐसा दौर इस पीरियड में था जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि वहाँ पे जो था
ये वीपन्स वार को या फिर साइंस को हटाकर उसके बदले में लोग जो है एक रोमांटिज्म रिवोल्यूशन के रूप में हमारे इस ड्यूरेशन में दिखाई पड़ा था, जिसमें हम लोग ये देखेंगे पॉइंट रोमांटिज्म में, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखा क्या कल्चर मूवमेंट दैट रिजेक्टेड द स्लीव बाई साइंस। जो भी साइंस के द्वारा या रीजन्स के द्वारा जो हम लोग रिवोल्यूशन करते थे इसके पहले, उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया और इसके बदले में क्या लाया गया, तो आर्ट, इमोशन एंड लव। आर्ट, इमोशन और लव का जो फीलिंग जो है उसके द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जागृत करने की जो है वो कोशिश की गई। हम लोग ये देखें कि इसमें कुछ लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जोहान गोटफ्राई, जो एक जर्मन के रहने वाले थे, और उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे यहाँ जो है हमारा जो अपना कल्चर है वो डिस्कवर्ड होना चाहिए। अब जैसे हमारे अंदर ये भावना जागृत होती है कि ये हमारा अपना जर्मन कल्चर और बाहर के लोग जो है आकर इसको कोलैप्स कर रहे हैं, तो उस तरह से जो है अपनापन का भावना देकर यहाँ पे लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म जागृत की गई, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यूजिंग फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री, फोल्क डांसेज। अब ये समझ रहे होंगे कि फोल्क पोएट्री, फोल्क डांसेज क्या होता है। जैसे हमारा अपना क्षेत्रीय, जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग भारत है, तो भारतीय जो है भाषा हो गया या भारतीय डांस हो गया या हमारा अपना कल्चर हो गया, उसको इसमें लाया गया कि है हमारा अपना है और बाहरी लोग आकर जो है इसको खत्म कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो है निश्चित रूप से हम लोग के पास जो है इसको जागृत करके जो है वह रखना है। तो ये इस तरह से जो है रोमांटिज्म लाएगा और लोगों के अंदर जो है ये भावना को जागृत की गई कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है वार के द्वारा ही जो है अपने देश को आज़ादी जो है दिला सकते हैं या दूसरे के चंगुल से अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है अपने जो हमारा अपना पर्सनल जो है हमारा अपना टेरिटरी जो है अपने लैंग्वेज को भी बढ़ाकर हम चाहे तो अपने अंदर में जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जागृत किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे देश हमें मिल सकते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि उसके द्वारा वो लोग जो है आज़ादी प्राप्त किए थे। इस दौरान में जो है एक दुखद घटना भी घटी, लेकिन वह भी जो है एक नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। वो जो दौर जो था उसी बीच में एक ऐसा समय आया 1830 जो ग्रेट इकोनॉमिक्स हार्डशिप इन यूरोप के नाम से जाना जाता है। यानी कि यूरोप में जो है उस समय इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मोर सीकर ऑफ जॉब दी एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो है हम लोग देखा जाए तो बहुत सारे ज़्यादा लोग सीकर्स थे, यानी कि खोज कर रहे थे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम थी और लोग जो थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थे। यानी कि बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे बढ़ गई थी। और इसी के दौरान एक वहाँ पे घटना घटी जो सिलसिया एक जगह है जहाँ पे एक जो वीवर्स के द्वारा जो है रिवोल्ट किया गया 1845 में। 1845 में जो है एक रिवोल्ट किया गया कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में। चलिए एक छोटी सी कहानी है, इसके बारे में सुना देते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं जो है मुख्य रूप से घटी थी। 4 जून को 2 बजे बहुत सारे लोग जो है अपने हाई वेजेस की डिमांड को लेकर जो है कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इसी बीच में एक ग्रुप ऐसा होता है जो उनके घरों में घुस जाते हैं, उनके कीमती सामान को तोड़ फोड़ देते हैं, फर्नीचर को तोड़ देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को वहां से भागना पड़ता है अपने नाइबर विलेज में, लेकिन वहां पे भी उसको शेल्टर नहीं मिलता। यानी देखिए यूनिटी कितनी थी कि वह वहां से छोड़कर दूसरे गांव में जाता है तो वहां पे भी उसको शेल्टर नहीं मिलता है और फिर 24 घंटे के बाद उसको रिटर्न किया जाता है बाय द यूज ऑफ आर्मीज। यानी कि आर्मी का प्रयोग वहां पर किया जा रहा है उसको बचाने के लिए। सोचिए कि वीवर्स के अंदर जो है कितनी बड़ी मतलब कि डिमांडिंग के लिए जो यूनिटी जागृत हुआ था। और इसमें एक दुखद घटना भी घटा कि उसमें 11 जो वीवर्स थे वह शॉट भी किए गए, यानी कि मारे भी गए थे। तो ये इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि ये जो नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों के अंदर जो है वह जागृत होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ मिलेंगे। स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।